न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपना ही थूका हुआ चाटने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि सीए एनआरसी का जो हवा बनाया गया, अब तमिलनाडु में उसी सीए एनआरसी को समर्थन करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जिस पर हमने बात करी राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी से। आखिरकार जानते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा चुनाव जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी निकाल लेती है, श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम वो नाम हैं जो अब तमिलनाडु में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है जो 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? नदीम, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो दक्षिण भारत में भाजपा का अस्तित्व ना के बराबर रहा है। ये अभी हाल में ही पीछे आपने देखा होगा कि थोड़ा इन्होंने तेलंगाना में, आंध्रा में और कर्नाटक में अपने पांव जमाने की कोशिश की है। कर्नाटक तो पूरी तरह से एक बेईमानी थी, जिसमें वो एमएलए खरीदे गए, खरीद के वापस जिताए गए और वहां पे एक पीछे के दरवाजे से एक सरकार बनाई गई। पर भाजपा का तमिलनाडु में कभी भी कोई अस्तित्व रहा नहीं है। तमिलनाडु में उनका मात्र एक एमएलए पिछली बार था और इस बार उन्हें एआईएडीएमके ने 20 सीटें लड़ने के लिए दे दी हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि भाजपा का कोई तमिलनाडु के अंदर कोई बेस आधार जैसी कोई चीज नहीं है। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि वहां पर इस तरह की जो पार्टियां जो जाति, संप्रदाय और कम्युनिटीज के बीच में नफरत फैलाती हैं, मैं समझता हूं कि वो स्टेट ऐसे मुद्दों पे काम नहीं करती। क्यों कि आपने पहले भी देखा होगा कि वहां पर डीएमके और एआईएडीएमके बारी बारी से 5-5 साल का शासन करती रही हैं, चाहे वो करुणानिधि जी का समय रहा हो, चाहे वो जया जी का समय रहा हो। दोनों में आपने देखा होगा कि वो बारी बारी से शासन करते रहे और उन्होंने बीजेपी को वहां पर कभी भी पांव जमाने की जगह नहीं। आप एक चीज नोट करिए कि जो मुद्दे हैं, खास तौर से इस वक्त जो किसानों की हालत चल रही है, आपको याद होगा कि 2019 में तमिलनाडु के किसान आके दिल्ली में जंतर मंतर पर 1 महीने तक बैठे रहे थे और वहां पर उनको कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, वो उस चीज को भूले नहीं है। और आज भी देश के अंदर जो माहौल चल रहा है किसानों की बात को लेके, आप ये देखिए कि इतनी बड़ी पार्टी जो अपना एक क्रांतिकारी किसान बिल बताती है 2020 का, वो किसान बिल के नाम पर 5 राज्यों में से कहीं पर भी उसके नाम पे वोट नहीं मांग रही है। इसका मतलब है साफ कि उनको ये पता है कि इस बिल को लेकर के ही उनकी धज्जियां उड़ने वाली है। दूसरा मुद्दा जो सीएए और एनपीआर एनआरसी की बात है। जी सर, मैं एक क्वेश्चन इधर लेना चाहूंगा। जैसे कि आपने एआईडीएमके का जिक्र किया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है, पर एआईडीएमके के मैनिफेस्टो को मैंने देखा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीए एनआरसी को वो तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे। तो क्या ये माना जाए भारतीय जनता पार्टी सीए एनआरसी पर तमिलनाडु में अपना ही थूका हुआ चाटने के लिए मजबूर हो चुकी है, या सिर्फ सीए एनआरसी का इस्तेमाल बिहार चुनाव को जीतने के लिए, बंगाल चुनाव के लिए और सिर्फ बात की जाए कि तो नॉर्थ साइड में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा? फरमा रहे हैं आप नदीम। आपको याद होगा कि ये भाजपा का दोगलापन आज पहली बार नहीं है। मेघालय में वो बीफ को लेकर के उनको कोई आपत्ति नहीं है, वहां पे उनकी सरकार बनी हुई है, मगर गोवा में बीफ को लेकर के विरोध करेंगे। तो इनकी जो ये डबल स्पीक है, ये जनता को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। यही बात सीएए एनपीआर एनआरसी पे लागू होती है कि आज वो आसाम में एनआरसी की बात नहीं कर रहे हैं, सीएए की बात नहीं कर रहे हैं, और एआईडीएमके तो जो तमिलनाडु है उसमें वो बाकायदा उसका विरोध कर रहे हैं और उस पार्टी के साथ वो अपना समझौता करने जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भाजपा की कितनी मुश्किल है कि पूरे देश में उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां पर
अपनी पॉलिसी की बात करें और कहां पर नहीं करें। आपने सही फरमाया, ये जो सीएए का मुद्दा है इसको लेकर के वहां पे कल मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पे देखा है, ये लोग पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं कि वहां पर सीएए, एनपीआर, एनआरसी बिल्कुल लागू नहीं होगा। यही स्थिति जो है वो बहुत जगह पर बनी हुई है। ये सिर्फ कुछ एक नॉर्थ की बेल्ट के अंदर जहां पर ये अपने सेंटिमेंट्स को लगा करके ऐसी ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, बाकी पूरे देश में। और आपने देखा भी होगा कि शाहीन बाग के अंदर जो 100 दिन से ऊपर तक धरना चला, उसने सरकार की पूरी चूल्हे हिला दी। सर, हमने ये देखा सीए एनआरसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो राजनीति तो करते हुए नजर आए, पर अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के चुनाव की, केरल में भी इसी तरीके की परिस्थिति देखने को मिल रही है कि वहां पर जनाधार तो है ही नहीं, पहली बात भारतीय जनता पार्टी का, पर दिखाया ऐसे जा रहा है कि वो वहां पर चुनाव जीत ही जाएगी। किस तरीके से देखते हैं जो एक मीडिया में सिर्फ हवा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पेश करने का सिलसिला चला हुआ है? नदीम, कुछ एक मीडिया चैनल सिर्फ इसी बात का धंधा कर रहे हैं। आप देखेंगे आज मेन मीडिया के अंदर जो गोदी मीडिया के 4 या 5 चैनल हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला, आज भाजपा में क्या हुआ, आज कितने और पार्टियों से टूट के भाजपा में शामिल हो गए। वो लोग कभी भी मुद्दों के ऊपर बात करते ही नहीं है, और सिर्फ ये कि विपक्षी पार्टियों को गिराने का किस तरह से काम करना है, वो ही सिर्फ उनका एजेंडा जो है वो चलता रहता है। केरला के अंदर आज ये स्थिति है कि एक आदमी को जिसको इन्होंने सीट ऑफर की, उसने बीजेपी का टिकट रिजेक्ट कर दिया है। आज का समाचार है ये कि उसने टिकट रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं लड़ना है। आप बंगाल की बात देखिए कि बंगाल में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली से 4 एमपी और कुछ एक मंत्री वहां पे पुश किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से उम्मीदवार मिल जाएं, और यही हालत इनकी आप देखिएगा कि तमिलनाडु के अंदर भी 20 सीटों के लिए उम्मीदवार भी मिलना इनको भारी हो जाएगा। और हालात केरला में भी यही होने वाले हैं। वहां पर इन्होंने 79 वर्ष के 89 इयर्स के श्री श्रीधरन जी, जो बहुत जाने माने मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनको ये वहां पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा डेस्परेशन है, क्योंकि इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, वहां पे काम करने वाले लोग ही नहीं है इनके पास में, और इसलिए ये ऐसा ढोंग रचाया जा रहा है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों को? क्योंकि हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमने देखा कि अपने तमाम नुमाइंदों को उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वसीम रिजवी के बयान को लेकर के बात की जाए, चाहे गाजियाबाद में मंदिर में पानी पीने को लेकर के एक मुस्लिम बच्चे के ऊपर बुरी तरीके से प्रहार किया गया हो। क्या इन सबको भुना करके भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को जीत पाएगी? बहुत मुश्किल है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। कम से कम 4 राज्यों में तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला के अंदर तो भाजपा की जमीन पांव के नीचे से खिसक चुकी है। आसाम में इनकी सरकार थी, आसाम में एक कांटे की टक्कर आप देख पाएंगे, मगर इस तरह का जो एक बच्चे आसिफ जो मंदिर में पानी पीने के लिए गया और जिसको इस बेरहमी से पीटा गया, मैं समझता हूं कि देश का मेन मीडिया भले उसे ना दिखाए, मगर सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज बहुत अच्छी तरह से लोगों की समझ में आ चुकी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार लोग वोट देते वक्त ये हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाली जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इसको जरूर सजा देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चेहरा है वो खुल करके सामने आ चुका है, चाहे वो बीफ के मामले में हो, चाहे वो सीए एनआरसी के मामले में हो, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क देखा जा रहा है, और उसका इस्तेमाल तब ज्यादा किया जाता है जब बंगाल चुनाव उसे जीतना हो, या असम चुनाव जीतना हो, या बिहार या उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना दमखम दिखाना हो। अपने मुद्दों पर भटकी हुई भारतीय जनता पार्टी कैसे 5 राज्यों में अपने नैया पार लगा पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शुक्रिया।